हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हमने अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम अध्याय 2 को पढ़ना चालू करेंगे। हमारा अध्याय 2 क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम उसके नाम के जो अर्थ है उसको समझ लेंगे और फिर उसके जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को बारी बारी से हल करेंगे। देखिए, अध्याय 2 का नाम क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। अब ये समीकरण किसको बोला जाता है? रैखिक समीकरण किसको बोला जाता है? चर किसको बोला जाता है? सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। इससे पहले के चैप्टर में अध्याय 1 में आपने बहुपद वाला प्रश्न पढ़ा। बहुपद कैसा होता था? ऐसा विजयी व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते थे और उसमें जो भी चर होता था उस चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए होता था, तभी हम उसको क्या बोलते थे? बहुपद बोलते थे। अब समीकरण किसको बोलेंगे? तो देखिए, अगर आपके पास ऐसा हुआ क्या 3x + y बराबर 0 या 3x - y बराबर 4, या फिर अगर आपके पास ऐसा हुआ, अभी सिर्फ मैं आपको समीकरण किसको बोलते हैं उसको समझा रही हूँ, उसके बाद हम किसको समझेंगे? रैखिक समीकरण को। मान लीजिए आपके पास है x² - 4x + 3 बराबर 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। क्यों समीकरण बोलेंगे? तो देखिए, जब आपके पास ऐसा बराबर पहले से होगा और बराबर के बायां तरफ क्या होंगे? आपके पास ये चर और अचर को मिला के ये जो पद होंगे, अगर ऐसा पद हुआ और दायां तरफ या तो कोई अचर राशि होगा या फिर शून्य होगा, तो हम इसको किस रूप में जानेंगे? समीकरण के रूप में जानेंगे। तब जब हमारे पास बराबर का चिन्ह हो और बायां तरफ और दायां तरफ दो पक्ष के रूप में लिखा हुआ हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या? रैखिक समीकरण। अब रैखिक किसको बोलते हैं? तो रैखिक उसको बोला जाता है जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा। चर का अधिकतम घात 1 होने पर उसको क्या बोला जाएगा? रैखिक समीकरण। अब देखिए, ये मेरे पास मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा, यहाँ पर एक समीकरण लिखा और यहाँ पर एक समीकरण लिखा। ये जो दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x एक चर है, y एक चर है, यहाँ x एक चर है, y एक चर है, यहाँ पे x चर है। इन दोनों में जो भी चर है आप देख पा रहे हैं कि इनका अधिकतम घात कितना है? 1 है। कैसे? देखिए, यहाँ घात यानी ऊपर में घात, यहाँ पे जो भी अंक लिखा होता है उसको बोला जाता है घात। तो यहाँ चर के घात में कोई भी अंक आपको नहीं दिख रहा होगा। घात में 1 होने पर उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आपको यहाँ कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, यानी इसके घात में कितना है? 1 है। अगर हम इस समीकरण को ध्यान दें तो देख पा रहे हैं कि इसके घात में कितना है? 2। इसके घात में कितना है? कोई भी अंक नहीं है, यानी कि 1 है। तो जिस समीकरण में चरों की अधिकतम घात 1 होती है हम उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो देखिए, इन दोनों में घात 1 है, पर इसमें आपका घात कितना है? यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये जो समीकरण है ये आपका रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा? ये ऊपर के दोनों समीकरण क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें घातों की, यहाँ चरों की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ये हुआ क्या? आपका रैखिक समीकरण। अब चर आपने इससे पहले क्लास में भी पढ़ा है। चर क्या है? वह राशि जिसका मान समय के साथ बदलते रहता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया भी था कि ये जो a, b, c, d से लेकर x, y, z तक होती है, हम इसको क्या बोलते हैं? चर राशि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी परिभाषा में आपको बोला कि जिसका मान समय के साथ क्या होता है? बदलते रहता है।
तो देखिए, ये जो XYZ या फिर जो ABCD है, आप इससे पहले कक्षा में भी आपने इस प्रकार से संबंधित गणित हल किए थे। आपने 6वीं 7वीं 8वीं में भी इस प्रकार से हल किया था इन प्रश्नों को जिनमें XYZ होता है। तो किसी प्रश्न में x का मान कुछ आता था, तो किसी प्रश्न में और कुछ आता था। कभी 15 आ गया तो कभी -4, तो कभी 3/2 भी आता था। यानी समय के साथ हर बार उसका मान क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो भी राशि है इनको बोला जाता है चर राशि। अब देखिए, चैप्टर के नाम में लिखा है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का, असल में यहाँ पे दो चरों का मतलब ये है कि दो अलग अलग प्रकार के चर होंगे। इससे पहले आपने जो बहुपद का प्रश्न पढ़ा, लगभग सारे प्रश्न में आपने वैसा ही पढ़ा। ऐसा होता था x का घात 3 - 2x + 5 ऐसा लिखा होता था। इसमें देखिए, ये जो चर है, यहाँ भी x यहाँ भी x, लगभग सारे प्रश्न आपने ऐसा ही पढ़ा कि जिसमें चर क्या होता था, एक ही प्रकार का होता था। अभी आप इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार के चरों का रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार का चर क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो दो समीकरण लिखा है, पहला समीकरण मैंने लिखा क्या, 3x + y = 0। यहाँ पर मैं एक संख्या लिख देती हूँ 5। 3x + y = 5 और यहाँ पर मैंने लिखा क्या, 3x - y = 4। ये दोनों क्या है, आपका रैखिक समीकरण है। देखिए, यहाँ पे x का घात है 1, यहाँ पे y का घात है क्या, 1। यहाँ पे x का घात है 1, यहाँ पे y का घात है 1। रैखिक समीकरण है और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इनमें दो प्रकार का क्या है, चर है। ये एक प्रकार का चर, ये दूसरा प्रकार का चर। इसमें भी एक प्रकार का चर और ये आपका दूसरा प्रकार का क्या है, चर है। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण, इसका अर्थ आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे मिलेगा। आपको एक ऐसा समीकरण मिलेगा जिसमें अधिकतम घात होगी कितनी चरों की, 1, और चर कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। तो देखिए, ये जो भी रैखिक समीकरण होगा, अब तक आपने बहुपद वाला चैप्टर में बहुत सारा प्रश्न पढ़ लिया है। अब अध्याय 2 में आपके छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन भी होगा। तो हम करेंगे क्या, हम पहले बड़े प्रश्न को हल कर लेंगे, उसके बाद हम छोटे प्रश्न को हल करेंगे। कई बार इस पाठ से ही बड़े प्रश्न में पूछा गया है, 5-6 नंबर के प्रश्न में। तो देखिए, बड़े प्रश्न में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा आपका, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चर के लिए हल कीजिए। आपके पास प्रश्न क्या है, 2x + y बराबर क्या होगा, 8, और है x - 2y बराबर -1। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है। प्रश्न क्या है आपके पास में, सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए, गणित पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। आप उसको एक बार के बजाय 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न को समझने की पहले कोशिश कीजिए। प्रश्न जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको हल सरल लगने लगेगा। निम्नलिखित समीकरण निकायों यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसके बारे में बताया जा रहा है। दिए गए चर के लिए हल कीजिए। दिए गए चर, अब चर देखिए, इसमें क्या है, xy, इसमें भी क्या है, xy। इनके लिए आपको क्या करना है, हल करना है। यानी
इसका अर्थ ये हुआ कि इस गणित को बनाइए और बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी चर आपके प्रश्न में दिया गया है उस चर का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें 2 मान मिलेगा। क्यों 2 मान मिलेगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपके प्रश्न में 2 प्रकार के चर है, एक है x और दूसरा क्या है y। यानी जब हम गणित को हल करेंगे तो आपको एक बार x का मान मिलेगा और एक बार मिलेगा y का मान। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के 3 विधि होते हैं। कौन कौन से विधि है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। एक होता है आपका क्या, आलेखी विधि, आलेखी विधि। एक होता है आपका विलोपन विधि और एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस प्रश्न को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। 3 तरीका हमारा कौन कौन सा है? एक तरीका है आपका आलेखी विधि, एक तरीका आपका है विलोपन विधि और एक तरीका आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, ये जो आलेखी विधि है इसी को आलेखी विधि या फिर आलेख विधि भी बोला जाता है। ये जो है इसमें ग्राफ पेपर का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। 2017 से लेके 2024 तक में अभी तक केवल एक ही बार 2018 में इस विधि को पूछा गया था। उसके बाद से अब तक एक भी बार इस विधि को पूछा नहीं गया है। या तो वो पूछता है विलोपन विधि को या फिर वो पूछता है प्रतिस्थापन विधि को। तो हम विलोपन विधि को सीख लेंगे और सीख लेंगे किसको, प्रतिस्थापन विधि को। देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है। हमने जान लिया कि ये जो रैखिक समीकरण है इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं, 3 विधि होती है। एक होता है आलेख विधि, एक होता है विलोपन विधि और एक होता है आपका क्या, प्रतिस्थापन विधि। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि ये जो रैखिक समीकरण है इस रैखिक समीकरण को आलेखी विधि या आलेख विधि से हल कीजिए, तब आपको उसको आलेख विधि से बनाना पड़ेगा। अगर प्रश्न बोलता है कि इस प्रश्न को या इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, तब आपको इसको विलोपन विधि से बनाना होगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इस समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा, क्योंकि उसने विधि का नाम लिख दिया है। अगर विधि का नाम नहीं लिखा है, जैसे कि आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चर के लिए हल कीजिए, इसमें कोई भी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आपके फेवर में जाता है कि आपको जो भी विधि सरल लगता है आप उस विधि से गणित को बना सकते हैं। आप चाहे इस विधि से बनाइए, चाहे इस विधि से बनाइए या चाहे इस विधि से बनाइए, तीनों में से किसी भी विधि से बनाएंगे उत्तर आपका समान ही आएगा। विधि का नाम पूछेगा या विधि का नाम बोला जाएगा तो आपको उसी विधि से ही बनाना होगा। लेकिन अगर विधि का नाम नहीं बोलता है, केवल और केवल बोलता है कि इन चरों के लिए हल कीजिए, तो फिर आपको जो भी विधि सरल लगता है आप उस विधि से गणित को बना सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ विलोपन विधि, कि विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है रैखिक समीकरण को। कौन सा विधि सीखने वाले हैं आज हम लोग, विलोपन विधि। उस विधि को मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये विलोपन विधि। देखिए कैसे हल करते हैं। ये जो समीकरण रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको हल करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि मेरा रैखिक समीकरण व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। व्यवस्थित क्रम का मतलब ये होता है कि जो भी चर राशि वाली पद है वो किधर होना चाहिए, आपके बायां पक्ष की तरफ में, और जो अचर राशि है वो किधर होना चाहिए, दायां पक्ष की तरफ में। साथ ही साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे कि यहाँ पर 2 चर x y दिया गया है, तो आपको देखना है कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, पहले x आता है कि y आता है। तो जो पहले आता है वो पहले लिखा है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में x पहले आता है और y बाद में आता है।
तो दोनों समीकरण को देखने पर हम पा रहे हैं कि हमारा x वाला पद सामने में और y वाला पद उसके पीछे में लिखा हुआ है, यानी ये व्यवस्थित क्रम में है। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको वो व्यवस्थित क्रम में नहीं मिला, यानी कि चर आगे पीछे है, y वाले को पहले और x वाले को पीछे में लिख दिया, या फिर अचर पद को यहाँ दायां तरफ ना लिखने के बजाय बायां तरफ में ही लिख दिया और बराबर करके इधर कितना करके रखा है, वो 0। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, पहले पक्षांतर करके व्यवस्थित करके पूरे रैखिक समीकरण को क्या कर लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देख पा रहे हैं कि मेरा दोनों ही रैखिक समीकरण क्या है, व्यवस्थित क्रम में ही है। तो व्यवस्थित है तो इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको जैसा है वैसा ही लिख लिया। 2x + y = 8 और x - 2y = -1। ये पहले से ही व्यवस्थित है तो व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं हुई। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। पहला काम आपका है स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, तो फिर गणित आपको सरल लगेगा। करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि ये मेरा जो रैखिक समीकरण है वो व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। व्यवस्थित क्रम में है तो आपको व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। अगर व्यवस्थित नहीं है तो आप उसको पहले व्यवस्थित कीजिए और फिर उसको लिखिए। व्यवस्थित करने के बाद आप उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिएगा। अभी हमारा समीकरण व्यवस्थित है, इसीलिए मैंने इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। पहला काम है व्यवस्थित करने का। हमारा दूसरा काम है कि हमको देखना है कि इनमें से किसी भी एक चर राशि का गुणांक क्या बराबर है। कैसे चेक करना है उसको समझते हैं। किसी भी एक चर राशि का या तो आपको x को देखना है या फिर देखना है y। आपका मन, आप चाहो तो x के गुणांक को चेक कर लो, आप चाहो तो y के। पहले देख लेना है कि दोनों में से कोई भी बराबर है कि नहीं है। गुणांक किसको बोलते हैं, चर के साथ जिस भी अंक का गुणा होता है उसको उसका गुणांक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस 2 और x के बीच में यहाँ कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है। हम जानते हैं कि दो राशियों के बीच में जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है, यानी उनके बीच में होता है गुणा का चिन्ह। तो यहाँ 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। यानी x के साथ कितने का गुणा हो रहा है, 2 का। कौन से अंक का, 2 का। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2 है इस x का क्या है, गुणांक है। उसी प्रकार हम इस x को देख लेते हैं। इसके सामने में यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा है, तो जिस प्रकार घात में 1 होने से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार गुणांक में 1 होने से भी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा है, यानी कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो हमने पहले चेक किया x के गुणांकों को कि क्या दोनों का गुणांक बराबर है कि नहीं। तो हमने पाया इसमें x का गुणांक है 2 और इसमें x का गुणांक है कितना, 1, यानी इसका गुणांक बराबर नहीं है। अब हम y के गुणांक को चेक कर लेते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि y का गुणांक है 1 और इसमें y का गुणांक कितना है, 2 है। इसमें y का गुणांक भी बराबर नहीं है। पहला काम है व्यवस्थित करने का, दूसरा काम है गुणांक बराबर है कि नहीं उसको चेक करने का। तो हमने दोनों का गुणांक चेक कर लिया, x का और y का। तो हमने पाया कि ये दोनों x का गुणांक आपस में बराबर नहीं है और न ही y का गुणांक आपस में बराबर है। आपस में बराबर नहीं होगा तो फिर आपका अगला काम क्या हो जाएगा कि किसी भी एक चर राशि के गुणांक को आपको बराबर करना होगा। अब आपका मन कि आप x के गुणांक को बराबर करना चाहते हो कि y के गुणांक को बराबर करना चाहते हो। चेक आपको दोनों के गुणांकों को कर लेना है कि क्या दोनों में से किसी एक का भी गुणांक बराबर है कि नहीं। अगर किसी भी एक का गुणांक बराबर हुआ तो उसी बराबर गुणांक को लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। पर अगर दोनों में से किसी का गुणांक बराबर नहीं होगा तो हमारा काम क्या बनेगा भी कि हमको पहले गुणांकों को किसी भी चर का, दोनों में से किसी भी एक चर के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है।
अब आपका मन कि आप x के गुणांक को बराबर करना चाहते हो कि y के गुणांक को बराबर करना चाहते हो। यहाँ पर x का गुणांक है 2, यहाँ पर है x का गुणांक कितना 1। गुणांक बराबर कैसे करोगे? गुणांक को बराबर करना है किसी भी संख्या से गुणा करके। आप केवल गुणा करके ही उसके गुणांक को बराबर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर है x का गुणांक 2, यहाँ पर है x का गुणांक कितना 1। हम करेंगे क्या? अगर हम ये जो 1 है इस 1 के साथ में अगर हम 2 का गुणा कर दें, क्योंकि गुणांक को बराबर करने का केवल एक ही तरीका है किसी संख्या का गुणा करके। तो ये है 2 और ये है क्या 1। अगर हम 1 में गुणा कर दे कितने का 2 का, तो ये 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम कितने का गुणा कर रहे हैं 2 का, तो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा। पर गणित का एक नियम ये है कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें गुणा करके बराबर करना है, तो गुणा करने का काम आप केवल इस पद के साथ नहीं कर सकते हो। आप जिस भी संख्या का गुणा करोगे आपको पूरे समीकरण के साथ उस संख्या का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। भले हमारा टारगेट है x के गुणांक को बराबर करना, हम देख पा रहे हैं कि इसमें है 2 और इसमें है 1। हम देख के ही समझ गए कि 1 में 2 का अगर हम गुणा कर दें तो 1 दूनी 2, फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पर गुणा करने का काम हम केवल एक पद में नहीं कर सकते, बल्कि पूरे समीकरण में आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। इसलिए हमें करना क्या होगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 2 बायां पक्ष में है x माइनस 2y, इसके साथ 2 का गुणा करना है। यहाँ पे 2 पद है इसीलिए मैंने दोनों पद को कोष्टक के अंदर में लिखा और बाहर में लिखा कितना 2, क्योंकि हम जानते हैं कोष्टक यानी होता है गुणा। जब ये कोष्टक हटेगा तो इस 2 का गुणा बारी बारी से दोनों के साथ में होगा। ठीक उसी प्रकार दायां साइड में -1 है, इसके साथ हमें किसका गुणा करना होगा, 2 का। चलिए कर लेते हैं। जब ये कोष्टक हटेगा तो हमें 2 का गुणा करना है और हम जानते हैं कि गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, उसके बाद गुणांकों का गुणा होता है और उसके बाद चर राशि का गुणा होता है। आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ के रखा है। तो जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो 2 का और x का आपस में गुणा करना होगा। चिन्ह को देखते हैं, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है क्या प्लस। प्लस प्लस होता है प्लस, शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब किसका गुणा, गुणांकों का। इसमें है 1, इसमें कितना दिख रहा है आपको, आप गुणांक बोलिए या फिर अचर राशि बोलिए, एक ही चीज़ होता है संख्या। तो ये 2 और ये 1, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। और फिर चर राशि का करना है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें है x, इसमें कोई भी चर राशि नहीं दिख रहा है, यानी कि ये अकेला है। तो अकेला है तो जैसा है वैसा ही लिख दो। ठीक उसी प्रकार हम इन दोनों को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह का प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और उसके बाद चर राशि का, तो आपको दिख रहा है क्या y अकेला है। इसमें y है पर इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, यानी कि y अकेला है। तो y अकेला है तो जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है। और बराबर इन दोनों को गुणा करने से मिलेगा प्लस माइनस माइनस और 2 1 का 2। ये जो समीकरण मिलेगा इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 आपको कहाँ से मिला, जब आपने समीकरण 2 में 2 का गुणा किया तब जाके आपको मिला कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3। स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि किसके बाद हमें क्या काम करना है। पहला काम आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, वो व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। व्यवस्थित क्रम में है तब तो अच्छी बात है, हम उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अगर वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है तो आपका पहला काम होगा उसको व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर लेना। व्यवस्थित कैसे करते हैं कि चर राशि वाला जो भी पद होगा उसको बायां तरफ लिखोगे, अचर राशि वाले पद को आप दायां तरफ लिखोगे।
अगर वो उलट फेर करके देता है तो आपको क्या करना होगा, पक्षांतर कर कर उसको व्यवस्थित कर लेना होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो चर राशि है वो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में ही लिखना है। व्यवस्थित है, पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 और 2 मान लिया। इसके बाद आपका अगला काम है कि किसी भी चर का गुणांक बराबर है कि नहीं उसको जांचना। x का गुणांक x के साथ ही जांच करोगे, y के गुणांक को y के गुणांक के साथ ही जांच करोगे। तो जब हमने इसमें देखा x में, तो हमने देखा कि यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, यानी x का गुणांक आपस में बराबर नहीं है। फिर हमने y के गुणांक को देखा तो देखा कि यहाँ है 1, यहाँ है 2, यानी ये भी बराबर नहीं है। जब गुणांक बराबर नहीं है तो हमारा अगला काम होगा वह किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना। अगर किसी प्रश्न में गुणांक बराबर है तो आपको बराबर करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर उसके आगे का जो स्टेप होगा उस पर काम करना होगा। यहाँ पर गुणांक बराबर नहीं है तो हमारा पहला काम क्या बन जाएगा कि हम उसके गुणांकों को बराबर कर लें। बराबर करने का एक ही तरीका है कि किसी संख्या से आप गुणा करके उसको क्या करोगे, बराबर करोगे। तो आपका मन कि आप x के गुणांकों को बराबर करना चाहते हो कि y के गुणांक को बराबर करना चाहते हो, किसी भी एक का गुणांक बराबर करने से हो जाएगा। तो देखो हमने x का गुणांक बराबर किया, यहाँ पर x का गुणांक है 2 और यहाँ पर कितना है, 1 है। हमने क्या किया, ये जो 1 है अगर हम 1 के साथ 2 का गुणा करें तो हम देख पा रहे हैं कि 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। पर गणित का नियम ये है कि आप समीकरण में किसी एक पद के साथ गुणा नहीं कर सकते हो। अगर आपको गुणा करना है तो पूरे समीकरण के साथ में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। इसीलिए हमने समीकरण 2 में 2 का गुणा किया तो एक नया समीकरण हमें मिल गया, क्या, 3। कहाँ से मिला, समीकरण 2 को हल करके 3 मिला। अब देखिए ये है 1 और ये है 3। अब इन दोनों को लेकर आपको गणित को क्या करना है, बनाना है आगे। अब देख पा रहे हैं कि इसमें x का गुणांक है 2 और इसमें भी x का गुणांक कितना है, 2, यानी दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है। अब अगला काम आपका क्या होगा कि जिस भी चर का गुणांक बराबर है या जिसका गुणांक आपने बराबर किया, अब देखना है उसके चिन्ह को कि उसका चिन्ह बराबर है यानी समान है कि अलग अलग है। तो हमने किसके चिन्ह को देखा, हमने किसके गुणांक को बराबर किया, x के। तो हमें x का ही चिन्ह देखना है। जिसके गुणांक को बराबर करोगे उसी का चिन्ह आपको देखना है। तो इसमें इस पद के सामने में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है यानी प्लस का चिन्ह है। यहाँ इसके सामने में भी कोई भी चिन्ह नहीं है यानी प्लस का चिन्ह है। अब देखिए इसमें भी प्लस और इसमें भी क्या है, प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। समान चिन्ह होने से करोगे क्या, आप दोनों समीकरण को घटाओगे। और अगर चिन्ह अलग अलग है, मान लीजिए हम x के गुणांक को बराबर न कर कर अगर y के गुणांक को बराबर करते तो यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, तो देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, अलग अलग है। आप जिसके गुणांक को बराबर किए हो उसी के चिन्ह को ही देखना है। अगर y का करते तो y के चिन्ह को देखते। अभी हमने x के गुणांकों को बराबर किया है, इसलिए हम किसके चिन्ह को देख रहे हैं, x के चिन्ह को, कि इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में भी है क्या, प्लस। अगर दोनों का चिन्ह समान हुआ तो दोनों समीकरण को आपको घटाना होगा, और अगर दोनों का चिन्ह विपरीत हुआ यानी एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, या फिर एक माइनस में तो दूसरा प्लस में, यानी विपरीत चिन्ह है, तब आपको क्या करना होगा, दोनों ही समीकरण को जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है यानी हमें क्या करना है, घटाना है। किसमें से किसको घटाएंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 को हम ऊपर में लिख लेते हैं, 2x + y = 8, और समीकरण 3 2x - 4y = -2। इसको हमने नीचे लिख दिया और मैंने फिर क्या किया, घटाव का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए फिर से एक बार बोल रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। जिसके गुणांकों को बराबर करेंगे हम उसके चिन्ह को देखेंगे।
अगर चिन्ह समान हुआ तो दोनों समीकरण को घटाना है, अगर चिन्ह विपरीत हुआ तो दोनों समीकरण को जोड़ना है। यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान है, इसीलिए हम इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये घटाने का निशान लगा दिया। घटाते समय एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो पूरा गणित इससे आगे गलत हो जाएगा। क्या? ये जो नीचे का समीकरण है, जब हम घटाते हैं तो नीचे के समीकरण के चिन्ह को क्या करना होता है, बदलना होता है। जोड़ते समय नीचे के समीकरण के चिन्ह को बदलना नहीं होता है। जब हम समीकरण को घटा रहे हैं, दो समीकरण को आप घटाते हैं, तब नीचे का जो भी समीकरण है उसके चिन्ह को आपको क्या करना होगा, बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पर है 2x, इस 2x के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। कन्फ्यूज़न में माइनस नहीं बोल देना, ये माइनस मैंने घटाने वाला माइनस लगाया है। इसके सामने में देखिए, यहाँ इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस को किस में बदलना होगा, माइनस में। ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। बदलने का मतलब ये है कि प्लस को माइनस में चेंज करना है, माइनस को प्लस में। एक बार चिन्ह को बदलने के बाद अब यही उसका ओरिजिनल चिन्ह बन जाएगा। अब आपको इसी चिन्ह को लेकर ही गणित को बनाना है। अगर आप पुराना चिन्ह को लेकर गणित को बनाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, इस 2x के सामने में है प्लस और इस 2x के सामने में क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को घटाएंगे। इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 0। 0 बचा, यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे। इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में भी है क्या, प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी आपको क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, उसके गुणांकों को। इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 4। 1 और 4 को जोड़ने से कितना मिलेगा आपको, 5, यानी 1y में 4y को जोड़ने से मिला कितना, 5y। अब देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 1 और 4 में बड़ी संख्या है 4। 4 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बराबर दायां पक्ष को भी हल कर लेते हैं। इसके सामने में है प्लस और 2 के सामने में भी है क्या, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी आपको क्या करना है, जोड़ना है। 8 में 2 को जोड़ने से कितना मिलेगा, 10। दोनों में से बड़ी संख्या है 8। 8 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। ये भी बराबर के बाद शुरू पद है तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मिला कितना, 5y बराबर 10। प्रश्न में बोला क्या गया है, दिए गए चर के लिए हल करना है। तो दिया गया चर कौन कौन सा है, x और y, यानी इसका मान आपको ज्ञात कर कर बताना है। हमारे पास है कितना, 5y। आपको किसका मान ज्ञात करना है, y का मान। तो हम करेंगे क्या, ये जो 5 है, इस 5 का हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कर देने से किसका मान मिल जाएगा, y का। ये 5y का क्या है, गुणांक है, यानी गुणा हो रहा है 5 का y के साथ में। तो पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। पक्षांतर होने के बाद चिन्ह को बदलना पड़ता है। प्लस बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है प्लस में। गुणा बदलता है भाग में और भाग बदलता है गुणा में। अब इसको काटेंगे, कटेगा तो काट लेना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। y बराबर 2 बटे में कितना है, 1। तो हम जानते हैं कि बटे में 1 होने से, हर में 1 होने से उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कितना मिला, y का मान 2 मिला। दोनों चरों के लिए हल करना है। अभी सिर्फ एक ही चर का मान मिला, किसका मान, y का मान। अभी किसका मान ज्ञात करना बाकी है, x के मान को। x का मान मिलेगा कैसे, ये जो y का मान मिला 2, अब इस y के मान को आपका मन, क्या आप इसको 1 में रखना चाहते हो कि 2 में कि 3 में।
तीनों समीकरण में से किसी में भी आप y के मान को रखोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं। इसमें रखूँ मैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 2x + y = 8। समीकरण 1 में रखना है इसलिए मैंने 1 को लिख लिया। अगर आप 2 में रखेंगे या फिर आप 3 में रखेंगे तो वही मान मिलेगा जो मान 1 में रखने के बाद मिलने वाला है। तो देखिए 2 का तो 2 ही लिखना है, x का x प्लस y के जगह पर कितना रखना है आपको, 2। तो 2 = 8। आगे हल करना है तो देखिए बायां साइड में है 2x + 2। इन दोनों को हम आपस में हल नहीं कर सकते हैं, कारण एक चर है तो दूसरा अचर। हम जानते हैं कि चर को चर के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं और अचर को अचर के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पे ये चर है और ये क्या है, अचर है, यानी ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा। आगे हल करने के लिए क्या करना है, हम अचर को दायां तरफ ले जाएंगे, क्योंकि दायां तरफ में कौन सी राशि है, अचर राशि। तो इस 2 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। दायां तरफ पहले से 8 है तो हमने पहले ही 8 को लिख लिया। अब 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो कितना हो जाएगा, इसके सामने प्लस माइनस माइनस, घटाने से बचेगा कितना, 6। 8 और 2 में से बड़ी संख्या है 8, 8 के सामने में है प्लस, यानी 6 के सामने में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। शुरू प्लस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए x का मान, तो हमने इस 2 का पक्षांतर कर दिया। 2 का x के साथ में गुणा हो रहा था, पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब ये कटेगा तो काट लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी x का मान कितना मिल गया आपको, 3। बटे में 1 होने से उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आपका कौन सा विधि, विलोपन विधि। स्टेप बाय स्टेप याद रखना है तो आपको सरल लगने लगेगा। पहले व्यवस्थित कर लीजिए, अगर व्यवस्थित नहीं है तो, व्यवस्थित है तो अब तक कुछ करना नहीं है, हम दोनों को 1 और 2 मान लेंगे। अगले स्टेप में देखना है कि क्या किसी चर का गुणांक आपस में बराबर है क्या, x का x के साथ ही चेक करना है, y का y के साथ में ही चेक करना है। अगर बराबर है तब तो अच्छी बात है कि बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अगले स्टेप में बढ़ जाइए। बराबर नहीं है तो पहला काम है उसको बराबर कर लेना। किसी भी एक चर, वो आपका मन है कि आप x के गुणांक को बराबर करना चाहते हो कि y के गुणांक को, जिसके भी गुणांक को आप बराबर करोगे, और बराबर करने का एक ही तरीका होता है कि आप किसी संख्या का गुणा करके ही क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। जब बराबर हो जाएगा तो जिसको आपने बराबर किया, जिसके गुणांकों को आपने बराबर किया, अब उसके चिन्ह को देखना है कि उनका चिन्ह समान है कि विपरीत है। अगर दोनों का चिन्ह समान हुआ तो दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा। अगर दोनों का चिन्ह विपरीत हुआ, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, तब आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। घटाते समय नीचे के समीकरण के चिन्ह को बदलना पड़ता है, जोड़ते समय नीचे के समीकरण के चिन्ह को बदलना नहीं पड़ता है। हल करने के बाद किसी भी एक चर का मान मिलेगा आपको। ये जो मान मिलेगा फिर आप उसको किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपको दूसरे चर का मान मिल जाएगा। ये था एक प्रश्न। इस प्रश्न को 2023 में पूछा गया था। एक प्रश्न मैं आपको और समझा दे रही हूँ। 2-3 प्रश्न जब आप बनाओगे उसके बाद आपको ये सरल लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ। इसी विधि से ही आज हम केवल विलोपन विधि को ही पढ़ेंगे। कल हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं दोनों विधि को आपको समझा दूंगी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि किस विधि में क्या करते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, जब भी, क्योंकि आपके लिए एक नया चीज़ है ये, तो जब भी आप नया कुछ सीख रहे हैं तो एक दिन में एक ही को सीखिए और उसी से संबंधित प्रश्नों को बनाइए 2, 4, 5। तो ऐसा करने से आपको वो सरल लगने लगेगा। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है क्या, x + y = 7, x + y = 7 और एक समीकरण है x - y = -1। इसको आपको हल करना है।
तो देखिए, हल करते समय सबसे पहले चेक करना है कि क्या मेरा समीकरण व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ, मेरा दोनों ही समीकरण व्यवस्थित क्रम में है। मेरा चर वाला पद कहाँ है, बायां तरफ, और अचर वाला पद कहाँ है, दायां तरफ। चर वाला पद भी व्यवस्थित है, अल्फ़ाबेट में x पहले आता है तो x पहले ही लिखा है, y पीछे में आता है तो पीछे ही लिखा है। तो हम करेंगे क्या, व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा है इसको हमने ऐसा ही लिख दिया, बराबर -1। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1 और इसको मैंने मान लिया कितना, समीकरण 2। व्यवस्थित है कि नहीं जांचने के बाद अगला काम आपको करना है क्या, किसी भी चर का गुणांक बराबर है कि नहीं ये जांचना। तो हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले x को देख लेते हैं। इसमें है x का गुणांक 1, इसमें भी है x का गुणांक 1, यानी दोनों का गुणांक आपस में क्या है, बराबर है। पहले आपको चिन्ह नहीं देखना है, पहले आपको गुणांक को देखना है कि गुणांक बराबर है कि नहीं है। x का गुणांक बराबर है, एक बार y को भी चेक कर लेते हैं। इसमें है y का गुणांक 1 और इसमें कितना है, y का गुणांक 1। इसमें भी दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है। इन दोनों का आपस में बराबर है, इन दोनों का भी आपस में बराबर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर है। तो अब आपका मन कि आप इसको लेकर गणित को बनाना चाहते हो कि इसको लेकर गणित को बनाना चाहते हो। अगर हम इसको लेकर गणित को बनाना चाहेंगे, क्योंकि गुणांक तो दोनों का ही बराबर है, अगर इसको लेकर गणित को बनाना चाहेंगे तो हम इसके चिन्ह को देखेंगे। अगर हम इसको लेकर गणित को बनाना चाहेंगे तो हम इसके चिन्ह को देखेंगे। देखिए, एक बार मैंने x को लेकर बनाया, अभी मैं आपको y को लेकर समझा दे रही हूँ कैसे बनेगा। अगर हम y को लेकर गणित को हल करना चाह रहे हैं, क्योंकि गुणांक इसका भी बराबर आपस में और इसका भी बराबर है आपस में। अभी हम किसको लेकर गणित को बना रहे हैं, y को लेकर। तो अब इसके चिन्ह को देखेंगे, इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में क्या है, माइनस, यानी दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है, अलग अलग है। तो करना क्या होगा आपको, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि चिन्ह विपरीत होने से दोनों को आपको आपस में क्या करना होता है, जोड़ना होता है। समीकरण 1 में 2 को जोड़ना है, तो हमने पहले 1 को लिख लिया और फिर लिख लिया कितना, 2 को। इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते समय नीचे के समीकरण के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होता है, जब हम दो समीकरण को घटाते हैं तब। अब वही नियम है, सबसे पहले चिन्ह को देख लो। इस x के सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है प्लस। प्लस प्लस होता है क्या, प्लस, यानी जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे। इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 1। 1 और 1 को जोड़ने से कितना मिलेगा, 2, यानी 1x में 1x को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 2x। अब दोनों में से बड़ी संख्या देख लेते हैं कौन सा है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही क्या है, समान है। तो दोनों समान है तो किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस। पर शुरू प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हल करेंगे तो इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है क्या, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को घटाएंगे। इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 1। 1 में से 1 गया तो कितना शेष बचेगा, 0, यानी दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो 7 के सामने में देख पा रहे हैं प्लस और 1 के सामने में क्या है, माइनस। प्लस माइनस होता है क्या, माइनस, यानी आपको घटाना है। तो 7 में से 1 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 6। दोनों में से बड़ी संख्या है 7, 7 के सामने में है प्लस, इसलिए 6 के सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इस 2 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर। 2 का x के साथ में गुणा हो रहा है, पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा, वो भाग में बदल जाएगा। आपको मिला कितना, 6/2। ये कटेगा तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, x का मान मिला कितना, 3।
ये जो x का मान मिला, आप इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रखेंगे y का वही मान मिलने वाला है। 1 में रखेंगे तो जो मिलेगा, 2 में रखेंगे तो वही मिलेगा। अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रखूं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, पहले लिख लेते हैं, x + y = 7। x की जगह पर आपको क्या रखना है, 3 रखना है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, प्लस का प्लस, y का y = 7। अब देखिए बायां तरफ में है 3 + y, तो हम इन दोनों को आपस में हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक अचर है तो दूसरा क्या है, आपका चर। गणित को आगे हल करने के लिए क्या करना होगा, अब आपको पक्षांतर। किसको पक्षांतर करेंगे, 3 को। क्यों पक्षांतर करेंगे, क्योंकि दायां साइड में पहले से ही क्या है, एक अचर राशि है, तो हम जानते हैं कि अचर को अचर के साथ में ही हल कर सकते हैं। 3 को पक्षांतर कर देंगे, 3 के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस, पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 x का गुणांक है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा है, इसलिए ये बदला किस में, भाग में। यहाँ पर 3 और y के बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है आपको, प्लस का। तो जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिखेगा तो आपको जिसको भी पक्षांतर करना है, हम 3 का पक्षांतर कर रहे हैं तो 3 के सामने के चिन्ह को देखेंगे कि 3 के सामने में कौन सा चिन्ह लगा है, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 के सामने में क्या है, प्लस, तो पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब देखिए 7 के सामने में है प्लस, 3 के सामने में क्या है, माइनस। प्लस माइनस होता क्या है, माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। 7 में से 3 को हम घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 4। दोनों में से बड़ी संख्या है 7, 7 के सामने में है प्लस, इसलिए 4 के सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। इससे पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। हमने दोनों ही प्रश्न को विलोपन विधि से ही बनाया। आज हम विलोपन विधि से ही सीखेंगे, पर आप पहले प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर देख पा रहे हो कि पहले प्रश्न में गुणांक बराबर नहीं था, अभी के प्रश्न में क्या है, गुणांक बराबर है। तो गुणांक बराबर है तो आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ के काम कर लीजिए। आप उसके चिन्ह को देखिए कैसे करने के लिए वो बोल रहा है। जिसका भी गुणांक बराबर है उसी का चिन्ह देखना है। अगर दोनों समान हुआ, यानी दोनों प्लस में या फिर दोनों ही माइनस में, तो आपको क्या करना होगा, समीकरण को घटाना होगा। और अगर चिन्ह विपरीत यानी अलग अलग हुआ, एक प्लस तो एक माइनस, या फिर एक माइनस तो दूसरा प्लस, तब आपको दोनों समीकरण को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो आपने 2 प्रश्न समझ लिया, एक प्रश्न जिसमें गुणांक बराबर नहीं था और एक प्रश्न जिसमें क्या है, गुणांक बराबर है। मैं एक और प्रश्न आपको समझा रही हूँ, उसमें भी आपको एक नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। विलोपन विधि में ऐसे 3 टाइप से ही प्रश्न आपको मिलेंगे। उसमें से 2 टाइप आपने सीख लिया। एक टाइप में ये था कि जब गुणांक बराबर नहीं था, और दूसरा टाइप ये था कि जब आपका गुणांक क्या था, बराबर था। एक प्रश्न को मैं समझा दे रही हूँ। ये जो टाइप है, ये इसमें भी क्या है, गुणांक बराबर नहीं है, पर आपको एक थोड़ा सा अंतर इसमें देखने के लिए मिलेगा। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, कौन से सन में मैं उसको थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर पूछा गया था, इतना याद है मेरे को। देखिए अगर आपके पास प्रश्न है 4x - 3y = 6, और दूसरा समीकरण है आपके पास 5x - 4y = 5। इसको आपको क्या करना है, हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। कौन से विधि से हल करना है, आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है, सबसे पहले उस काम को कर लेते हैं। कि मेरा जो रैखिक समीकरण दिया गया है वो व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ, मेरा दोनों ही समीकरण क्या है, व्यवस्थित क्रम में है। तो हम इसको क्या कर ले रहे हैं, जैसा है वैसा ही लिख दे रहे हैं। 4x - 3y = 6 और 5x - 4y = 5। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को समीकरण नंबर
2 मान लिया। पहला काम था व्यवस्थित चेक करना, वो काम हमारा हो चुका है। अब हमारा दूसरा काम है ये देखना कि किसी भी चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है। सबसे शुरू में x के गुणांक को देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें x का गुणांक है 4 और इसमें कितना है 5, तो इनका गुणांक बराबर नहीं है। हम y के गुणांक को चेक कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इसमें y का गुणांक है 3 और इसमें y का गुणांक कितना है 4, यानी इसमें भी गुणांक बराबर नहीं है। तो हमारा अभी क्या काम बनेगा कि हम उनके गुणांकों को पहले बराबर कर ले। गुणांकों को बराबर करते समय आपका मन कि आप किसके गुणांक को बराबर करना चाहते हो। आप x के गुणांक को बराबर करना चाहते हो कि y के गुणांक को बराबर करना चाहते हो। x के गुणांक को बराबर करोगे तो अगले स्टेप में उसी के चिन्ह को ही देखोगे, और अगर y के गुणांक को बराबर करोगे तो अगले स्टेप में y के चिन्ह को ही देखोगे। तो देखो, अगर मैं x के गुणांक को बराबर करूं तो इसमें दिख रहा है 4 और इसमें दिख रहा है कितना 5। आपको गुणांक को बराबर करना है और बराबर करने का केवल एक ही तरीका आपके पास है कि आप गुणा कर कर ही बराबर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसमें 4 है और इसमें है 5, छोटी संख्या है 4 में किसी भी संख्या का गुणा करूं तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इससे बढ़ के चला गया आगे, ये तो मेरे को मिला ही नहीं। और अगर मैं इसमें लूँ तो ये तो ऑलरेडी इससे ही बड़ा है, इसमें और भी कुछ गुणा कर दूंगी तो और बड़ा हो जाएगा, 4 तो मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको दोनों ही समीकरण में गुणा करना होगा। दोनों समीकरण में गुणा करने से क्या होगा, देखिए, अगर मैं इसमें इस वाले समीकरण में 5 का गुणा करूं तो 5 का गुणा जब मैं 4 के साथ करूंगी तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार अगर मैं समीकरण 2 में 4 का गुणा करूं तो क्या मिलेगा, 4 का गुणा जब 5 के साथ में होगा तो 4 पंचे 20। यानी इस कंडीशन में आपको दोनों ही समीकरण में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। पहले प्रश्न में केवल एक ही समीकरण में गुणा करने से आपका गुणांक बराबर हो जा रहा था, पर इस प्रश्न में किसी एक समीकरण में गुणा करने से गुणांक बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, दोनों ही समीकरण में गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, तो कर लेते हैं। समीकरण 1 में 5 का गुणा, बायां पक्ष में 2 पद है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, और फिर दायां पक्ष में करेंगे 5 का गुणा। जब हम कोष्ठक हटाएंगे तो अब आप कोष्ठक हटाना सीख गए हो। कोष्ठक हटेगा तो इन दोनों को गुणा करने से मिलेगा 20x। गुणा करते समय याद रखिएगा पहले चिन्ह का, फिर गुणांकों का और फिर चर राशि का। जब हमने इनका गुणा किया तो 20x मिला। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15y, और दायां साइड में क्या हो जाएगा 6 पंचे 30। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। हमने 1 में गुणा किया तो मिला समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में कितने का गुणा करना होगा आपको, 4 का गुणा करने पर। समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे, इसके बायां पक्ष में है 5x माइनस 4y। इसमें कितने का गुणा करना है आपको, 4 का, बराबर दायां साइड में है 5 गुणा फिर 4। कोष्ठक हटेगा तो 4 का गुणा हम बारी बारी से दोनों के साथ में कर लेंगे। कोष्ठक हटेगा तो इन दोनों को गुणा करने से आपको मिलेगा 4 पंचे 20x माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16y, और ये 5 चौके कितना हो जाएगा 20। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 4। हमारे पास ये तो समीकरण था, इन दोनों समीकरण से 2 नया समीकरण मिला, समीकरण नंबर 3 और 4। अब गणित को आगे हल करने के लिए आपको इन दोनों समीकरण को लेकर हल करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, x के गुणांक को बराबर कर लिया। अब x के गुणांकों को बराबर किया है तो हमें x के चिन्ह को ही देखना होगा कि इनका चिन्ह कैसा कैसा है। तो इसका चिन्ह है प्लस और इसका भी है क्या प्लस, यानी दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो दोनों समीकरण को आपको क्या करना होता है, घटाना होता है।
हम करेंगे क्या, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, 3 में से 4 को घटाना है, इसलिए मैं 3 को ऊपर लिख दे रही हूँ। 3 है मेरा 20x माइनस 15y बराबर 30, और उसमें से 4 को घटाएंगे तो ये है 20x माइनस 16y बराबर कितना है, 20। हमें दोनों को घटाना है, इसलिए मैंने घटाव का चिन्ह लगा दिया। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो आप जान गए हो कि नीचे के समीकरण के चिन्ह को क्या करना होता है, बदलना होता है। तो हम बदल देते हैं, इसके सामने में है प्लस, बदल जाएगा माइनस में। ये घटाव का चिन्ह है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। बच्चा यहीं पे कन्फ्यूज़ होता है बार बार, वहीं से वो क्या करता है, फिर गलती कर देता है। इसके सामने में है माइनस, तो बदल जाएगा प्लस में। ये है प्लस में, तो बदल जाएगा किस में, माइनस में। एक बार चिन्ह परिवर्तित होने के बाद वही उसका ओरिजिनल चिन्ह बन जाएगा, और उसी को लेकर ही आपको क्या करना है, गणित को बनाना है। अब देखिए, इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को घटाएंगे। इसमें कितना है प्लस, इसमें क्या है माइनस। प्लस माइनस माइनस यानी गुणांकों को घटाना है। इसमें है 20 और इसमें भी है क्या, 20। 20 में से 20 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 0, यानी दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी हल कर लेंगे। इसके सामने में है माइनस और इसके सामने में क्या है, प्लस। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी आपको घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को। इसमें कितना है 15 और इसमें कितना है 16। 16 में से 15 को घटाने से बचेगा कितना, 1y। तो गुणांक में 1 होने से उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने 1 को नहीं लिखा। दोनों में से बड़ी संख्या है 16। 16 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दायां तरफ को हल कर लेते हैं। 30 के सामने में है प्लस, 20 के सामने में है माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घटाना है। तो 30 में से 20 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपका, 10। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 30। 30 के सामने में है प्लस, यानी 10 के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो y का मान मिला आपको कितना, 10। इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए। आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान। मैं समीकरण नंबर 2 में रख दे रही हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मैडम हमेशा 1 में ही रखती है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं। पहले 2 को लिख लेते हैं। 5x माइनस 4y बराबर 5। 5x का 5x रहेगा, क्योंकि रखना किसके मान को है, y के मान को। यह -4 का -4, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है। y के जगह पे रखना कितना है, 10 बराबर 5। 5x माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस 4 दहम 40 बराबर में कितना है आपके पास में, 5। आगे हल करने के लिए पक्षांतर करना पड़ेगा। किसको पक्षांतर करेंगे हम, 40 को। 40 के सामने में है माइनस, पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। 5x और 40 को जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 45। आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। तो इस 5 को क्या करना होगा, पक्षांतर। यहाँ पर 5x का क्या है, गुणांक है। इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, यानी पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब कटेगा तो काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 नवा 45, यानी x का मान मिला कितना आपको, 9। ये था आपका विलोपन विधि। सरल है, थोड़ा सा लंबा है गणित आपका, लेकिन क्या है, सरल है। स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहले व्यवस्थित क्रम में देख लीजिए है कि नहीं, फिर उसके बाद गुणांक को चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं। बराबर है तो अच्छी बात है, एक स्टेप कम हो गया। बराबर नहीं है तो पहला काम है बराबर करने का, पहले गुणांकों को बराबर कर लीजिए।
जिसके भी गुणांक को आपने बराबर किया, x के गुणांक को बराबर किया तो अब x के ही चिन्ह को देखना है, y के गुणांक को बराबर करोगे तो y के चिन्ह को ही देखना है। चिन्ह अगर समान हुआ तो दोनों समीकरण को घटाना है, चिन्ह अगर विपरीत हुआ तो दोनों समीकरण को जोड़ना है। जोड़ते समय नीचे के समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। कब बदलता है? केवल और केवल घटाते समय। उसके बाद किसी भी एक राशि का मान आपको मिलेगा, फिर उस मान को आप किसी भी समीकरण में रखिएगा तो आपको दूसरे चर राशि का मान मिल जाएगा। ये था विलोपन विधि। कल हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। फिर जब आप दोनों विधि को सीख लोगे फिर आप करोगे क्या, एक ही गणित को आप एक बार विलोपन विधि से बना के देख लेना और एक बार प्रतिस्थापन विधि से बनाकर देख लेना कि दोनों में उत्तर समान आता है कि नहीं आता है। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।